हेलो दोस्तों, दिस इज़ शुभम। एक नया केस जो 2016 में पूछा गया था वो केस आज हम डिस्कस करेंगे और आज का जो डिस्कशन है वो यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम्स के लिए रेलेवेंट है। सिनॉप्सिस आईएएस का एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम ये डिस्कस करेंगे और इस कोर्स का जो मेन मकसद है वो 120 मार्क्स प्राप्त करना। तो जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसको आराम से देखते जाइए और फॉलो करना ज़रूर करते रहिए। जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और ये जो लक्ष्य आपको मैंने बताया है वो इतना कठिन भी नहीं होगा, आसानी से आप इसको प्राप्त कर लेंगे। तो 2016 का केस है, केस नंबर 5। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मैं ये पूरा केस आपको समझा दूँ, मतलब पूरा क्वेश्चन समझा दूँ, सॉल्यूशन नहीं, सिर्फ क्वेश्चन समझा दूँ, तो पेपर पे खुद से अपने हिसाब से उस केस का आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। जितने भी मैंने लेक्चर आपको अभी तक बताए हैं केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है? फिर उसके बाद फिर केस को पूरा देखिए, फिर पूरा केस कंटिन्यू करिए और जो जो आपने गलतियां की हैं उसको आप सुधारने की कोशिश करिए। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक बड़ी कंपनी है जिसका नाम है एबीसी, जो एक ट्रांसनेशनल कंपनी है। ट्रांसनेशनल यानी कि बहुत सारे देशों में इसका कामकाज होता है। वो अपने बिजनेस को फैलाना चाहती है। ठीक है? और कंपनी कंटिन्यूसली एक्सपैंड कर रही है जिसकी वजह से बहुत सारे रोजगार का जन्म हो रहा है। ठीक है? और इसी एक्सपेंशन के क्रम में वो विकासपुरी नाम का एक एरिया है, वहाँ पर अपना एक नया प्लांट डालना चाहती है। विकासपुरी जो एरिया है वो अंडर डेवलप्ड है और ये जो कंपनी नया प्लांट डालेगी वहाँ पर वो एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी 20% घट जाएगा। और सरकार की भी यही नीति है। सरकार इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाहती है, अंडर डेवलप्ड जगहों का विकास करना चाहती है और इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए सरकार ने टैक्स हॉलिडे की भी घोषणा करी है कि जो भी कंपनी पिछड़े इलाकों में कंपनी अपनी फैक्ट्री खोलेगी उसे 5 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा, यानी कि 5 साल तक उसे किसी भी प्रकार के कर देने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है? हालांकि दिक्कत क्या हो रही है कि नया प्लांट खुलने से जो वहाँ के विकासपुरी के रहने वाले लोग हैं उनको लगता है कि उनके जीवन में उथल पुथल मच जाएगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग उनका बढ़ जाएगा, देश दुनिया से बाहरी लोग आकर वहाँ पर अपना निवास करने लगेंगे, जिसकी वजह से विकासपुरी का जो सामाजिक और आर्थिक ताना बाना है वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है? और इसकी वजह से प्रोटेस्ट चालू हो गया है। कंपनी ने लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की है कि कैसे अपनी वो सीएसआर फंड का इस्तेमाल विकासपुरी के विकास के लिए वो लगाएगी, लेकिन फिर भी विकासपुरी के लोगों ने कंपनी की बात नहीं मानी और प्रोटेस्ट चालू हो गया। ठीक है? फिर गवर्नमेंट के सामने वहाँ के विकासपुरी के लोग अपनी फरियाद लेकर गए, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। अंत में उनको थक हार कर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। ठीक है? अब सवाल ये उठता है कि इसमें जितने भी इश्यूज़ हैं इसमें उनको आइडेंटिफाई करना है और आपको ये भी सजेशन देना है कि कैसे कंपनी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है और उसके साथ साथ जो वहाँ के विकासपुरी के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके ग्रीवेंसेस को, उनकी समस्याओं को, उनकी शिकायतों को किस तरीके से हल किया जा सकता है। 25 नंबर का ये केस है, 300 शब्दों का। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के केस की। तो केस आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले अभी आप रुकिए जब आप लेक्चर देख रहे हैं एंड जस्ट गो एंड सॉल्व दिस केस स्टडी बाय योरसेल्फ. Try to have a same framework which I have already told you, which I have asked you to do, and follow the step-by-step procedure and try to solve this case. And after that, you just resume this lecture and see how you have done, what has been your approach, and how I have approached this case study, and try to improvise. तो चलिए शुरुआत करते हैं अप्रोच की। तो स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जैसा कि आप जानते हैं कि समरी लिखेंगे, फिर एथिकल इश्यूज लिखेंगे। इस केस में तो एथिकल इश्यूज ऑलरेडी पूछ दिया है क्वेश्चन में ही। तो ये हो गया।
फिर तीसरा काम हम करेंगे कि कंपनी कैसे, हम कौन सा रास्ता चुने ताकि कंपनी का भी काम हो जाए और रेजिडेंट्स के कंसर्न को भी हम बैलेंस कर दें, दोनों को बैलेंस किस तरीके से करें। ठीक है, फिर कंक्लूजन। ध्यान रखिए इस केस में ये नहीं पूछा है कि क्या कंपनी खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए, यानी कि लोकल्स के साथ, ऐसा नहीं पूछा है कि लोकल्स के साथ जाएंगे या एबीसी के साथ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। पूछा है कि हमें किस तरीके से, कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए कि सांप भी मर जाए, ठीक है, और लाठी भी ना टूटे, ऐसा सवाल है। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होंगे, कंपनी है, फिर सरकार है इसका हितधारक, तीसरा हितधारक है जो विकासपुरी के लोग हैं वो इसके हितधारक हैं, फिर है आपका एनवायरमेंट वो इसका हितधारक है, एंड लास्ट में सोसाइटी। तो ये टोटल 5 हितधारक हैं इस केस के। ठीक है, इसको लिखने के बाद अब समरी लिखते हैं इस केस की। तो दिस केस refers to a issue where a company wishes to establish a new facility in an underdeveloped area, which is expected to boost development and generate employment. Government is in support of this new plant. However, this new facility is facing stiff confrontation from local population who is very apprehensive and skeptic about it. How to balance development with social and environmental compatibility is matter of examination in this case. समझ में आया कि इसका समरी कैसे लिखा गया है कि कंपनी है जो अपनी नई फैसिलिटी खोलना चाहती है और उसका फैसिलिटी खुलने की वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट होगा उस एरिया का। एक अंडर डेवलप्ड एरिया है विकासपुरी, सरकार का भी उसको समर्थन प्राप्त है उस कंपनी को, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा एप्रीहेंशन है, डर की भावना है उनके अंदर, उनके मन में जो है शक भी है कि इससे समस्याएं उत्पन्न होंगी, यानी कि लाभ से ज़्यादा उनका नुकसान होगा। तो इस केस में हमें बैलेंस करना है, हमें एक बीच का रास्ता अपनाना है कि कैसे हम सोशल और इन्वायरमेंटल कंपैटिबिलिटी को बैलेंस कर सकते हैं। अब इस केस में एथिकल इश्यूज क्या होंगे, तो सबसे पहला है जेनोफोबिया ऑफ लोकल पॉपुलेशन टुवर्ड्स आउटसाइडर्स। जेनोफोबिया समझ में आता है, बाहरी लोगों के प्रति जो हमारे मन में भय, डर या घृणा की भावना होती है। ठीक है, कि हम जब बाहरी लोगों को शक की निगाहों से देखते हैं, डर की या भय की या गुस्से की निगाहों से, उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा। तो केस में लिखा था कि वहाँ के लोगों को बाहरी आदमी के, एलियन लोगों के आने से, एलियन का मतलब ऐसा ऐसा उड़न तस्तरी में बैठ के एलियन नहीं आ जाएंगे। ठीक है, एलियन का मतलब यहाँ पर है बाहरी आदमी। ठीक है, अननोन आदमी वहाँ पर आकर रह लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी बनेगी तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आएंगे, बाहरी लोग भी वहाँ पर आएंगे, अपना घर बना के रहेंगे या किराए पे रहेंगे। तो जेनोफोबिया ऑफ लोकल पॉपुलेशन टुवर्ड आउटसाइडर, ये भी एक एथिकल इशू है। फिर लैक ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। समझ में आ रही बात कि जब ये डेवलपमेंट का तरीका चुना गया कि यहाँ पर विकासपुरी में फैक्ट्री खुलेगी, तो उस समय वहाँ की जनता का पार्टिसिपेशन नहीं था, उनकी सहभागिता नहीं थी इस फैसले में। तभी तो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, तभी तो धरना प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, एबीसी कंपनी और सरकार ने अपने में ही मिलकर ये पूरा डिसाइड कर लिया कि हम वहाँ पर फैक्ट्री खोलने वाले हैं, लोकल लोगों को कभी भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो ये भी एक एथिकल इशू है। तीसरा है हाउ टू फाइंड राइट बैलेंस बिटवीन नीड फॉर डेवलपमेंट एंड सोशल एक्सेप्टेंस फॉर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक एथिकल इशू है कि कैसे हम डेवलपमेंट और सामाजिक एक्सेप्टेंस, ठीक है, सामाजिक स्वीकार्यता जिसको कहते हैं, कैसे इनके बीच में हम बैलेंस प्रदान वो कर सकें, ये एक एथिकल इशू है। फिर लैक ऑफ पीपल्स ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट, जनता का विश्वास सरकार में नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जनता जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटा रही है, इसका मतलब है कि जनता का विश्वास नहीं है। सरकार ने भी समझाने की कोशिश की, सरकार की नीतियों पर विश्वास नहीं है, सरकार ने समझाने की कोशिश की, एबीसी कंपनी ने समझाने की वहाँ के लोगों को कोशिश की, लेकिन लोगों ने इनकी बात नहीं मानी। तो एक तरीके से जनता का विश्वास जो है सरकार पे नहीं है, ये एक नैतिक इशू है, एथिकल इशू है। फिर नेक्स्ट है टॉप डाउन प्लानिंग रेदर देन बॉटम अप अप्रोच अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट।
टॉप डाउन प्लानिंग समझ में आता है कि जैसे पहले प्लानिंग कमीशन होता था, तो प्लानिंग कमीशन क्या होता था, यहाँ से प्लान बन के रूरल एक गांव में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता था। प्लान बना दिल्ली में और गांव कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया टॉप डाउन प्लानिंग। एक होता है बॉटम अप, कि रूरल एरिया जो है, ठीक है, एक गांव अपना प्लान बनाकर कहाँ भेजेगा, ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक का अपना प्लान जित भेजेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, जितने भी ब्लॉक हैं वो अपने अपने प्लान बनाकर भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उस राज्य के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो अपना प्लान बनाकर भेजेंगे स्टेट लेवल पे। और देश के जितने भी स्टेट्स हैं वो सारा अपना प्लान बनाकर भेजेंगे सेंट्रल लेवल पे। तो इन सारे प्लान्स को एक साथ जोड़ते हुए जो प्लानिंग होती है उसको कहते हैं बॉटम अप प्लानिंग, बॉटम अप अप्रोच। तो यहाँ पर ये बॉटम अप अप्रोच नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब वही सेम चीज़ है कि जनता की सहभागिता प्लानिंग के प्रोसेस में नहीं है। फिर सोशल इंसेंसिटिविटी एंड इंडिफरेंस फॉर पॉपुलर ओपिनियन बाय गवर्नमेंट। जनता के प्रति सरकार के अंदर एक तरीके से सेंसिटिविटी की कमी है। ठीक है, सरकार जनता के दुख दर्द को नहीं समझती है और ना ही उसको कोई तवज्जो देती है। ठीक है, तो ये भी एक एथिकल इशू यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर कुछ और चीज़ें लिख सकते हैं, चूंकि क्वेश्चन में दिया है 25 नंबर का है तो 12.5 नंबर का ये केस होगा लगभग, ये वाला जो पॉइंट है तो थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। तो राइट्स इश्यूज ऑफ लोकल पॉपुलेशन अगेंस्ट द राइट्स ऑफ आउटसाइडर इन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट एंड रेजिडेंस। तो लोकल पॉपुलेशन के अधिकार और बाहरी लोग जो वहाँ पर अपनी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं उनके अधिकारों के बीच में भी एक टकराव है, जो जिसकी वजह से एथिकल इशू की सिचुएशन उत्पन्न होती है। फिर सरकार की जिम्मेदारी है बैलेंस रीजनल ग्रोथ प्रदान करने की और लोगों को रोजगार देने की। ये भी एक एथिकल इशू है, बैलेंस रीजनल ग्रोथ प्रदान करना, क्योंकि विकासपुरी एक पिछड़ा हुआ इलाका है तो उसके विकास की और लोगों को रोजगार देने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर है। ठीक है, फिर अगला जो एथिकल इशू है वो है इशू ऑफ राइट ऑफ ओनरशिप ओवर लैंड। ठीक है, यानी कि जमीन के ऊपर असली मालिक कौन है, क्या सरकार उसकी मालिक है, सरकार क्या यूनिलेटरली बिना किसी से बात किए जमीन पे क्या इस्तेमाल किया जाना है, किस कंपनी को वो जमीन देनी है, क्या वो सरकार खुद ही डिसाइड कर सकती है या वहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों का भी अधिकार होता है उस फैसले में। ठीक है, या उन्हें फैसले लेने का अधिकार होता है, ये भी एक एथिकल इशू है कि जमीन का असली मालिक कौन है, क्या सरकार है, क्या सरकार अपने आप ही फैसले ले लेगी। ठीक है, फिर अगला एथिकल इशू है फेलियर ऑफ एबीसी कंपनी इन परसुएडिंग एंड ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव एटीट्यूडनल रीओरिएंटेशन इन लोकल पॉपुलेशन। ये भी एक एथिकल इशू है। एबीसी कंपनी ने अपने जितने भी लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको अपने सीएसआर फंड के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि कैसे कंपनी खुलने से सीएसआर में फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें उस कंपनी ने समझाने की कोशिश की लेकिन वो समझा नहीं पाई। लोकल लोगों का जो नेगेटिव एटीट्यूड है, जो नकारात्मक दृष्टिकोण है, उसमें कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं ला पाई। ये भी एक एथिकल इशू है। जैसे कि मैंने बताया, एथिकल इश्यूज का मतलब सिर्फ एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना नहीं होता है। एथिकल इश्यूज का मतलब है जितने भी इश्यूज हैं आप सब कुछ लिख दीजिए। आप एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इश्यूज सोचने जाएंगे तो पता चला कि सिर्फ एक दो पॉइंट ही समझ में आया, फिर उसके बाद आप कुछ लिख नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। एथिकल इश्यूज का मतलब है कि आप सारे पॉइंट्स को, आप उसमें जितने भी एंगल हैं उस केस में, जितने भी एंगल हैं, जितने भी इश्यूज हैं, सब कुछ लिख डालिए। एथिकल इश्यूज में मोटा मोटा कहने का मतलब है ये एथिकल ध्यान मत दीजिए, सिर्फ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए अपने पॉइंट्स लिखिए, तब जाके ज़्यादा पॉइंट्स आप लिख पाएंगे और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब इस केस को, इस इशू को सॉल्व करने का राइट अप्रोच क्या होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो अब राइट अप्रोच लिखना है। तो लोगों ने इस केस को, जितने लोगों ने इस केस को सॉल्व किया था, मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने गलती ये की थी कि सीधे अप्रोच लिखना चालू कर दिया कि हम बात करेंगे, ये सब करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये नहीं। जब भी आप कभी भी अप्रोच लिखिए कि व्हाट विल बी योर अप्रोच इन सॉल्विंग दिस इशू, किसी भी केस में, चाहे ये केस हो चाहे कोई और केस हो, तो हमेशा
पहले ये लिखिए कि माई अप्रोच शैल बी बेस्ड अपॉन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, यानी मेरा जो रास्ता होगा किस सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए मेरा अप्रोच होगा वो लिखेंगे। तो पहले सिद्धांत कौन से होंगे, तो सबसे पहला सिद्धांत आप फॉलो करेंगे वो है मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच। गेटिंग इट? सारे लोगों को, जितने भी हितधारक है, सारे हितधारकों को आप कॉन्फिडेंस में लेंगे। फिर दूसरा है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस। सामाजिक न्याय, इकोनॉमिक न्याय, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक न्याय, और प्राकृतिक न्याय, इन सारे न्याय को, जस्टिस समझ में आता है आपको, जब मैं थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा तो मैं ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो इन सब के, सामाजिक न्याय, इन सारे पॉइंट्स को ये भी एक सिद्धांत के रूप में हम इस्तेमाल करेंगे। फिर तीसरा है सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस प्रोसेस। ये भी एक सिद्धांत है कि फैसलों में जनता की सहभागिता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिजिंग ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट एंड रिस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, लोगों के बीच में जो अविश्वास की भावना है उसको हमें ब्रिज करना है, यानी उसको, उस खाई को हमें पाटना है। और डेमोक्रेटिक वैल्यूज यानी कि प्रजातंत्र में जनता के व्यू पॉइंट की कदर होनी चाहिए, ये भी एक सिद्धांत है जिसको हम फॉलो करेंगे। फिर एटीट्यूडनल रीओरिएंटेशन थ्रू परसुएशन एंड लोकल पॉपुलेशन, यानी कि हम समझा बुझाकर लोकल लोगों को के दृष्टिकोण में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर अगला पॉइंट ये आएगा कि वैल्यूज ऑफ सेंसिटिविटी, कंपैशन एंड टॉलरेंस रिगार्डिंग व्यूज ऑफ लोकल पॉपुलेशन। ठीक है, लोगों के बीच में हम सेंसिटिविटी, कंपैशन और टॉलरेंस की भावना का भी हमें संचार करना है। ठीक है, ताकि लोग बाहरी लोगों को शक की निगाहों से ना देखें। ठीक है, उनके बीच में एक सहिष्णुता, असहिष्णु ना बन जाए बाहरी लोगों के लिए, उनके अंदर सहिष्णुता होनी चाहिए, बाहरी लोगों को एक्सेप्ट करने की जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे ये मेरे टोटल 6 सिद्धांत हैं जिस पे मेरा अप्रोच बेस्ड होगा। तो अब चलिए देखते हैं कि किस तरीके से, कौन से रास्ते हमें अपनाने हैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए। तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फोरम फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू कम एंड आयरन आउट देयर डिफरेंसेस। ठीक है, सारे स्टेक होल्डर्स को एक मंच पे लाएगी। लोकल एनजीओज, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, इनको भी हम जोड़ सकते हैं ताकि सब लोग मिल बैठ के अब फैसला ले सकें, जिसके जो जो भी इश्यूज हैं उसको बोले, फिर उस इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरीके से हम इस अप्रोच को लेंगे। फिर उसके अलावा एबीसी कंपनी, ठीक है, को मीडिया का इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से अपने प्रोजेक्ट और उससे होने वाले फ़ायदे को जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है। इसमें चाहे तो प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट दे के, चाहे सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस बना के, तो इन सारे माध्यमों का एबीसी कंपनी को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सही मैसेज, क्लियर मैसेज लोगों तक पहुंचाया जा सके। समझ आ रही बात? चलिए आगे चलते हैं। उसके अलावा जैसे लोगों को दिक्कत है तो वहाँ पे सन ऑफ सॉइल पॉलिसी का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, एबीसी कंपनी, सन ऑफ सॉइल पॉलिसी का मतलब है कि एबीसी कंपनी नौकरी देगी तो वहाँ के लोकल लोगों को नौकरी देगी या उनको तवज्जो देगी। पहला प्रेफरेंस ये होगा, लोकल लोग, अगर लोकल में वो टैलेंट मौजूद नहीं है तभी जाके किसी बाहरी आदमी को हायर करेगी। ठीक है, तो सन ऑफ सॉइल पॉलिसी एबीसी कंपनी ला सकती है ताकि लोकल लोगों को जॉब मिले। लोकल लोगों को जॉब मिलेगी तो लोगों का जो नज़रिया है वो एबीसी कंपनी के लिए बदलेगा। फिर उसके अलावा स्कूल खोलने की और हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी खोलने का भी काम कर सकती है। इससे एबीसी कंपनी की पॉजिटिव इमेज बनेगी। ठीक है, फिर उसके अलावा जो कंपनी है वो अपने सीएसआर फंड का इस्तेमाल लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी कर सकती है, क्योंकि केस में दिया हुआ है कि इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, बहुत सारे लोग आके रहने लगेंगे तो मकान और ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए सीएसआर फंड का इस्तेमाल करते हुए लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट भी एबीसी कंपनी बना सकती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, इससे कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक में रहेगी। तो ये मेरा जो है अप्रोच होगा इस केस को सॉल्व करने का।
चलिए कंक्लूजन देख लेते हैं कैसे लिखना है। तो कंक्लूजन ये लिखेंगे कि एनी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट मॉडल शुड बी सोशली कंपैटिबल, कल्चरली एम्बेडेड एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल. It is essential to create constructive environment for all stakeholders to come forward and reach to a progressive solution. ठीक है. Thus, by effective communication and democratized process, we can resolve chasm between development and popular will. ठीक है. समझा बुझाकर प्रजातांत्रिक तरीके से और सही माध्यम से सही बात को सही तरीके से रखने से, ठीक है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. अब डेवलपमेंट मॉडल की एक डेफिनेशन आप हमेशा लिख लीजिए. डेवलपमेंट मॉडल शुड बी सोशली कंपैटिबल, यानी कि वहाँ के सामाजिक रूप से वो फिट बैठे. कल्चरली एम्बेडेड, वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से होना चाहिए. और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल, यानी इन्वायरमेंट के लिए वो हानिकारक नहीं होना चाहिए. हाँ, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए. ठीक है. इसलिए सारे स्टेक होल्डर्स को हम साथ मिलाएंगे, एक प्रोग्रेसिव सोल्यूशन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो इस तरीके से हमारा ये केस होता है सॉल्व. होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा. सिनॉप्सिस आईएएस के प्लेटफॉर्म पर जाकर आप जीएस पेपर 4 का कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं. काफ़ी रीजनेबल रेट पर आपको ये कोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. हिंदी और इंग्लिश में इसकी पीडीएफ मिलेगी. उसके अलावा जितने भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो सारे वीडियोस आप यहाँ पर अनलिमिटेड देख सकते हैं. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. तो ये कोर्स जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. उसके अलावा हमारा सिनॉप्सिस आईएएस का यूट्यूब पे चैनल है, उसको जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दिस बेल आइकन. तो ये था आज का लेक्चर. होप आपको पसंद आया होगा. सिनॉप्सिस आईएएस यूट्यूब का हमारा चैनल है, उसको जरूर देखिएगा. उससे और भी सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे. तो चलिए, होप आज के लिए इतना ही. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. नमस्कार.